फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विजन आईएएस की संस्कृति की पीटी 365। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्थल, स्मारक और मंदिर, साइट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट है इसमें पार्ट भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 12 किले यानी मराठा सैनिक किले को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें एक यूनेस्को धरोहर स्थान के रूप में शामिल किया गया है। और कौन से नंबर का? तो 44वें यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। नंबर याद रखना है 44, 44वां। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में देखते हैं तो भौगोलिक विस्तार। तो इसका भौगोलिक विस्तार क्या है? तो ये जो किले हैं ये महाराष्ट्र और जो तमिलनाडु है उसमें स्थित है। विविध और रणनीतिक अवस्थिति। तो ये सह्याद्री पर्वतमाला, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाट सहित विभिन्न जो भूभाग है उनमें स्थित है। निर्माण विकास। तो छत्रपति जो शिवाजी महाराज है इनके शासन के दौरान 17वीं शताब्दी है इसमें आरंभ हुआ और 19वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल तक ये जारी रहा। ये जो किले हैं ये मराठा साम्राज्य की सामरिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किले की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? शिवनेरी पहाड़ी किला। तो ये कहाँ पर है? ये रहा शिवनेरी। इस छत्रपति शिवाजी का ये क्या है? ये जन्म स्थान है उनका। राजगढ़ी पहाड़ी किला। तो ये कहाँ पर है? ये है हमारा राजगढ़ पहाड़ी किला। तो इसे हिंद स्वराज के पहले राजनीतिक अड्डे है इसके रूप में मान्यता प्राप्त है। गुरुमदेव पहाड़ी पर होने के कारण इसे मुरुमदेव उसके नाम से जाना जाता था। यह मराठा साम्राज्य उसकी राजधानी थी। यह उन 12 किलों में से एक था जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा था। रायगढ़ पहाड़ी किला। तो ये है हमारा यहाँ पे रायगढ़ पहाड़ी किला। छत्रपति शिवाजी महाराज है उसके द्वारा अपनी सामरिक और अजय स्थिति के कारण इसे अपनी दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया था। रायगढ़ किला है इसमें हिंदवी स्वराज के स्वर्ण सिंहासन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1662 में जो शिवाजी महाराज है इन्होंने इस दुर्ग का पुनरुद्धार करवाया जिसमें राजा का महल, एक बाजार, वर्षा जल संचयन प्रणाली और प्रशासनिक सुधार ये सब शामिल की गई थी। प्रमुख तटीय किले। तो महाराजा मराठा नौसैनिक शक्ति है इसकी रीढ़ केवल उनका बेड़ा ही नहीं था बल्कि जो तटीय किले हैं उनका एक समन्वित नेटवर्क भी था जो महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्रों और शरणार्थी स्थल हैं इनके रूप में कार्य करता था। इससे युद्धकाल में अथवा कठोर मानसून के दौरान बेड़े को संसाधन पुनः प्राप्त करने और सुरक्षित आश्रय लेने में सहायता मिलती थी। विजयदुर्ग तटीय किला। तो शिवाजी है इस किले को बीजापुर के आदिल शाह से छीना था। किससे छीना था? आदिल शाह से छीना था। बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? विजय दुर्ग है वो कर दिया गया। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। खंडेरी द्वीपीय कला। तो इसका निर्माण 1679 ईस्वी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं इनके शासनकाल में हुआ था। निर्माण का उद्देश्य मुरूद जंजीरा दुर्ग में सिद्धि हैं उन पर नियंत्रण रखना था। अन्य तो सिंधु दुर्ग, द्वीप दुर्ग तथा स्वर्ण दुर्ग। मराठा साम्राज्य के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1674 में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं इनके उदय के साथ इसकी स्थापना हुई थी। 17वीं शताब्दी में जो शिवाजी हैं इन्होंने विभिन्न दक्कन राज्यों में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का गठन किया। इसने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत इसके एक बड़े हिस्से पर शासन किया। राजधानियां इसकी कौन सी थी? तो रायगढ़, दुर्ग, जिंजी, सतारा और पुणे ये इसकी क्या थी? राजधानियां थी। शासन की बात करें तो अपने चरम पर मराठा साम्राज्य है ये उत्तर में पेशावर से लेकर जो दक्षिण है उसमें तंजावुर तक फैला हुआ था। प्रशासन। तो किसका प्रशासन था? शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान यहाँ पे परिषद था और इसमें कितने? 8 मंत्री थे। कौन कौन से? पेशवा ये प्रधानमंत्री थे, सेनापति ये कमांडर इन चीफ थे,
आमत्य ये वित्त मंत्री थे, सुमंत ये विदेश मंत्री थे, सचिव मंत्री ये गृह मंत्री थे, न्यायाध्यक्ष ये मुख्य न्यायाधीश थे, मंत्री तो गृह मंत्री, और एक पंडित राव ये सर्वोच्च पुरोहित थे। राजस्व नीति तो जो सबसे फर्स्ट में लिखा है सरदेशमुखी, संपूर्ण जो मराठा साम्राज्य है इसके राजस्व पर लगाया गया कर कितना 10%। चौथ तो पड़ोसी सरदारों जिनके क्षेत्र मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, इनके कुल राजस्व का कितना 1/4 हिस्सा। पतन तो 17, इनका पतन कैसे हुआ, तो 1761 में जो पानीपत का कौन सा युद्ध था, तृतीय युद्ध, तीसरे नंबर का युद्ध था, उसमें जो अहमद शाह अब्दाली है इनको हाथों हुई पराजय के साथ ही जो मराठा साम्राज्य इसका पतन का दौर आरंभ हुआ। और इसके पश्चात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 अंगल मराठा युद्ध हुए थे, इसने अंततः इस महान साम्राज्य की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हम पढ़ते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इनके बारे में। तो यूनेस्को है उसके 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन है, इसके तहत ये ऐसे क्षेत्रीय ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को 3 श्रेणी है इनमें सूचीबद्ध किया जाता है। कौन कौन सी है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। भारत की स्थिति देखें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इनकी संख्या के मामले में जो भारत है वो दुनिया के कितने 6ठे नंबर पे, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। भारत में कुल कितने 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इनमें से जो 36 है वो सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सूचीबद्ध हुए हैं। ऐसे स्थल हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कहाँ पर है, ये पेरिस फ्रांस है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ये यूनेस्को में विश्व धरोहर से जुड़े सभी कार्यों का मुख्य केंद्र और समन्वयक है। विश्व धरोहर स्थलों के चयन के लिए मानदंड क्या क्या है, तो स्थल का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और 10 चयन मानदंड है, उनमें कम से कम 1 मानदंड है ये पूरा करना अनिवार्य है, जैसे वह मानव की सृजनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति हो या मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान प्रदर्शित करता हो आदि। हर साल प्रत्येक सदस्य राष्ट्र केवल एक स्थल को विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार के लिए नामित कर सकता है। केवल वे पक्षकार देश जिन्होंने विश्व विरासत सभी समय पर हस्ताक्षर किए हैं, वे ही अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित जो स्थल है इनको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने हेतु नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। नामांकन स्थलों का मूल्यांकन तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमोस और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा ये किया जाता है। निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो विश्व धरोहर समिति है, इसके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। भारत इसका समिति का सदस्य है, तो कब है, 2021 से 25 तक इस समिति का सदस्य है। भारत में नोडल एजेंसी की बात करें तो कौन सी है, वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नोट देख लेते हैं, तो ये परिशिष्ट है वो दे रखा है देखने के लिए, और हेरिटेज साइट्स का मानचित्र। सेकंड टॉपिक है यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है, तो अप्रैल से दिसंबर 2025 तक भारत के 8 नए स्थल है, इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन की कौन सी सूची में शामिल किया गया, अस्थायी सूची में। अन्य संबंधित तथ्य क्या क्या है, तो किसी भी स्थल या स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले अस्थायी सूची में उसका नाम है शामिल करना अनिवार्य है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल शामिल है, तो वो है 69। अस्थायी सूची में शामिल किए गए 8 भारतीय स्थल निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन से हैं, एरामट्टी डेवालू या लाल रेत के टीले की प्राकृतिक विरासत, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशेषता क्या है, तो इसे ब्रिटिश भूविज्ञानी विलियम किंग द्वारा 1886 में पहली बार दर्ज किया गया था। यह अद्वितीय तटीय भू आकृतिक और पूरा जलवायु संरचना मौजूद है। 2016 में जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI है,
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके द्वारा इसे भू विरासत स्मारक जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स घोषित किया गया था। यह रेत, गाद और मिट्टी से बना है और प्राकृतिक ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल हो गया है। मेघालयन युग की गुफाएं मेघालय, तो ये विश्व की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। इसमें स्टैलेक्टाइट्स और व स्टैलेग्मेटाइट्स के साथ साथ जीवाश्म एवं गुफा में रहने वाली दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती हैं। मावलमू गुफाएं, इसको विश्व के प्रथम 100 भूवैज्ञानिक रूप में महत्वपूर्ण स्थल है उनमें सूचीबद्ध किया गया है। तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत, तिरुपति आंध्र प्रदेश, तो ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। बरकला की प्राकृतिक विरासत, केरल, बरकला तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अद्वितीय लैटेराइट संरचना, जीवाश्म युक्त चट्टानों तथा तीर्थ स्थल के रूप में सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पंचगनी और महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, तो ये पश्चिमी घाट में कोयना वन्यजीव के अभयारण्य का हिस्सा है। सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, कर्नाटक, तो ये भारत सरकार के तटीय विनियमन क्षेत्रों द्वारा संरक्षित है और जीएसआई है उसके द्वारा इन्हें राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स घोषित किया गया है। नागा हिल ओफ्यूलाइट नागालैंड, तो ये बेल्ट महासागरीय क्रस्ट और मेंटल के एक हिस्से को धरातल पर दर्शाती है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसकी गति और पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया है उनके महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती है। सलखान फॉसिल पार्क उत्तर प्रदेश, अब स्थिति इसकी कहाँ है, तो ये कैमूर पहाड़ियों जो विंध्य पर्वतमाला उसका हिस्सा है उसमें स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य उसके पास है। ये विश्व के सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित जो जीवाश्म स्थल है उनमें से एक है। यहाँ के जीवाश्म करीब 1.4 बिलियन 140 करोड़ साल पुराने हैं। इस स्थल पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में स्ट्रोमेटोलाइट्स शामिल हैं। ये साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल है, इसके समूह द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो जीवाश्म है ये सूक्ष्म संरचनाएं उस महान ऑक्सीकरण घटना ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से उसका रिकॉर्ड रखती हैं जब पहली बार पृथ्वी के वातावरण में जो ऑक्सीजन संचित होना शुरू हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक के यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित, तो ये भी सुर्खियों में क्यों है, तो लखनऊ को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी खान पान के लिए रचनात्मक शहर है ये घोषित किया गया है। किसको, लखनऊ को। ये पॉइंट याद रखना है। हैदराबाद के बाद यह सम्मान पाने वाला लखनऊ भारत का कौन से नंबर का शहर बन गया, तो दूसरा। फर्स्ट याद रखना है, पहले नंबर का कौन सा, हैदराबाद है। लखनऊ के बारे में तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ जान लेते हैं। 1775 में नवाब आसफ उद दौला है उनके द्वारा अवध की जो राजधानी है उसको लखनऊ स्थानांतरित करने के निर्णय ने इस शहर को एक प्रतिष्ठित दर्जा दिया। कविता, संगीत और ललित कलाएं हैं इनका केंद्र होने के कारण इसे शिराज ए हिंद और पूरब का कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल अपनी शालीनता और बेहतरीन खानपान की उत्कृष्टता के कारण इसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पाक कला, शाही संरक्षण के अंतर्गत नवाबों की रसोई में बावर्चियों और रकाबदारों ने दम पुख्त जैसी धीमी आंच पर पकने की तकनीक में महारत हासिल की। इसके अंतर्गत कबाब, कोरमा, बिरयानी, शीरमाल और शाही टुकड़ा जैसे व्यंजन है उसकी एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई। लखनऊ की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो वास्तुकला का समन्वय, शहर की पहचान मुगल और अवधी स्थापत्य परंपरा के अनूठे मेल में निहित है। मूर्त संपत्तियां, तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, भूल भुलैया, ये सब इसकी मूर्त संपत्तियां हैं। नवाबी विशेषताएं, तो दरवाजों पर मछली के चिन्ह, मछली मोटिफ का उपयोग, छत, बरादरी, बारह दरवाजों वाला मंडप और लखोरी ईंट। अमूर्त संपत्तियां कौन सी हैं, लखनवी व्यंजन, मुगलई और अवधी परंपरा का मिश्रण, उर्दू शायरी, गजलें, कथक जैसे पारंपरिक नृत्य और चिकनकारी कढ़ाई का पारंपरिक शिल्प। तो फ्रेंड्स आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।